हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञास IQ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1। और अकाउंटेंसी के अलावा मैं इस चैनल पर आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी स्कूल्स में आपकी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ लाइव क्लासेस में भी, राइट। आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। सो आज मैंने जो क्लास जो मैं आपको लेने वाला हूँ आज की क्लास, वो 12th कॉमर्स के अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 की होगी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स की। आज की क्लास में हम कंप्लीट थ्योरीज पढ़ेंगे, कंप्लीट बेसिक्स देखेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट्स पर हम बात करने वाले हैं। बाकी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास आने वाली कल की क्लास में आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं उसकी कंसेप्ट और कंप्लीट उसको बनाना सिखाऊंगा। टोटल मैंने जो यहाँ पर थ्योरी ली है बिल्कुल वही थ्योरीज ली है, तो है ना, जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहाँ पर मैंने थ्योरीज को क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में लिया है ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके कि एमपी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और किस क्वेश्चंस में कितना हमें आंसर्स लिखना होता है, राइट। तो अननेसेसरी वर्डिंग मैंने यहाँ पर नहीं की है, टोटली आपकी एमपी बोर्ड के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट क्लास को डिजाइन किया है। आने वाली जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ऐसा नहीं कि एक दो न्यूमेरिकल करेंगे या कोई सा भी न्यूमेरिकल रैंडमली पिक कर लिया, नहीं। कंप्लीट हमारी क्लास होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। टोटल जितने भी आपके कंसेप्ट हैं न्यूमेरिकल्स के, उन सारे कंसेप्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे क्लासरूम में आपको सिखाया जाता है। सो स्टार्टिंग करते हैं आज की इस क्लास को टॉपिक नंबर 1 के साथ। आप इसे टॉपिक कह लीजिएगा या क्वेश्चन कह लीजिएगा, राइट। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी बात आती है पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है, राइट। कौन सा अप्लाई होता है पार्टनरशिप के केस में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट यहां पर काम करता है, राइट। अगर हम बात करें 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है, इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, और इस सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशंस को देखने को मिलेगा, राइट। पार्टनरशिप होती क्या है? अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 of the Indian Partnership Act 1932, so the term partnership is defined as, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से पार्टनरशिप को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच का रिलेशन है who have agreed to share the profit of the business। जो लोग एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री होते हैं, है ना, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, जिस बिजनेस को ये सारे पार्टनर्स मिलकर चलाते हैं, या वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या इन सभी पार्टनर की तरफ से कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्मों को चलाता है, बिजनेस को रन करता है, और जो भी प्रॉफिट होता है फिर इन सभी पार्टनर्स में आपस में बांटा जाता है। थोड़ी समझना, जैसे मैंने यहां कहा था कि भाई पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो यहां समझना दो कंडीशंस है। पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम यहां पर 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम हमारे पास कितने पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? 50, राइट। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाता है, राइट। तो भाई बिजनेस की बात जब भी आती है तो एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, बिल्कुल आम नॉर्मल लैंग्वेज में पार्टनरशिप होती क्या। पार्टनरशिप की बात करें तो भाई जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस बिजनेस को रन करते हैं, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीमेंट। बस इसी को हम बिजनेस कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अगर पार्टनरशिप से पहले की बात करें तो पार्टनरशिप से पहले जो बिजनेस था, सबसे ट्रेडिशनल अगर मैं बात करूं, सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका था बिजनेस करने का, वो था सोल ट्रेडरशिप, यानी कि एकल व्यापार। सोल ट्रेडरशिप में क्या होता था कि भाई एक अकेला बिजनेस मैन था, वो बिजनेस में पैसा लगाता था, बिजनेस को चलाता था, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को खुद ही अपने पास रखता था। बट एक अकेले व्यक्ति के पास अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडरशिप की, तो उसमें कई सारी उसके ड्रॉबैक्स थे। एक अकेले व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं होती है कि वो बिजनेस को बड़े स्केल पर लेके चला जाए, उसके पास मैनेजमेंट की भी कमी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक अकेला व्यक्ति बड़े लेवल पर बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता है। और इसी ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए बिजनेस करने का एक नया तरीका सामने आया, जिसे हम नाम देते हैं पार्टनरशिप। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर
एक बिजनेस करते हैं, राइट, और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में साझा करते हैं। बस बिजनेस करने के इस तरीके को ही क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। अब इस पार्टनरशिप में जो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, और इन सभी पार्टनर्स के नाम को हम फर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बिजनेस होगा उसे हम कंपनी नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे एक फर्म का नाम देंगे। यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं कंबाइनली फर्म के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए कुछ मैंने यहां पर कंडीशंस लिखी है, या कंडीशंस कह लीजिएगा, नेचर कह लीजिएगा, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले राइट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है पार्टनरशिप में कि पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। जब भी पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इन पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। भाई अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, 2 लोग 4 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसको मिलकर चलाना चाहते हो, तो आप जो 4 लोग आपने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, आप 4 लोगों के बीच में कोई ना कोई तो बात तय हुई होगी, कोई तो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई कौन कितना बिजनेस में पैसा लगाएगा और कौन काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके क्या राइट्स होंगे, प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप तय कर लेते हो। इट मींस कि पार्टनरशिप इज बोर्न आउट ऑफ एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। अगर मैं बात करूं इस एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट 2 प्रकार से हो सकता है, राइट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है मौखिक हो, वो किसी प्रकार की लिखा पढ़ी ना करें। भाई अगर आप मान लीजिएगा 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, चारों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है कि यार आप चारों किसी भी प्रकार की आपके बीच में लिखा पढ़ी की आवश्यकता ही नहीं है ना, मतलब आपका वचन ही आपका शासन, खुद ही आप अपने, है ना, आपस में आपकी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको नहीं लगता कि एग्रीमेंट करने की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एग्रीमेंट तो करेंगे बट वो रिटर्न नहीं होगा, वो ओरल होगा। लेकिन अगर आप पार्टनर्स के बीच में जो बात भी तय हुई है, अगर उन सारी बातों को आप अगर पेपर पर लिख लेते हैं और उस पेपर पर सारे पार्टनर्स साइन कर देते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में आपने जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर सारे पार्टनर अग्री कर जाते हैं, सारे पार्टनर्स पर साइन कर देते हैं, तो वो एक रिटन एग्रीमेंट बन जाता है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले पार्टनरशिप डीड कहलाता है, राइट। सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पर लिखा हुआ है वो है कि पार्टनरशिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनाई जाती है, राइट। तो यहां पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया जाना कंपलसरी है, वो ओरल या रिटन हो सकता है ना, बिटवीन 2 और मोर पर्संस। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ही चाहिए। दिस एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, और ये एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, बट जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ है वो एग्रीमेंट लॉफुल एंड वैलिड होना चाहिए। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई आपके बीच में जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड एंड लीगल बिजनेस करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने में 4 लोग मिले और 4 लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ आपने चोरी चपाटी जैसा मान लो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया भैया चोरी करते हो, और आप बोल रहे हो कि भाई हम तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। तो अगर वो बिजनेस, देखो उसको कानून चोरी जो है उसको तो कहीं से कहीं तक लीगली नहीं हम अप्रूवल नहीं दे सकते, वो एक लीगल बिजनेस, वो बिजनेस ही नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है, क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो अगर आप 4 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके बीच में एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए और साथ ही साथ वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब, है ना। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ पार्टनर्स की, तो यहां पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्लियर है समझना। जब भी हम बात करते हैं पार्टनर्स के नंबर्स की, तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर का होना कंपलसरी। एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनर हो नहीं सकता। अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है तो वो सोल ट्रेडरशिप कहलाएगा, है ना। सोल ट्रेडरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। मैं आपको यहां एक बात क्लियर कर दूं कि भैया मैक्सिमम 50 होने चाहिए, इस बात का जिक्र पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता कि पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो तो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में ना
एक रूल है, उस रूल के अनुसार मैक्सिमम कितने अभी होने चाहिए पार्टनर्स, क्लियर है 50, जिसे बाद में सिचुएशन के हिसाब से बढ़ाकर 100 किया जा सकता है, बट अभी की अगर आप बात करूं तो मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। तीसरी बात करें, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अगर आप 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आपस में शेयर किया जाना कंपलसरी है, तभी उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो द पार्टनर्स अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो भी पार्टनर्स है वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री होना चाहिए एक फिक्स्ड रेशियो में, राइट। ये रेशियो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हो, क्लियर है। दे शेयर द लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अब यहां पर एक चीज समझना भाई, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करता है, सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर नहीं करता है, अगर फर्मों को लॉस होता है तो लॉस भी पार्टनर्स के द्वारा शेयर किया जाएगा, है ना। तो वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस, है ना, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव, है ना। तो जो भी फर्म है आपकी, उस फर्म का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैं आपको सिंपल समझाता हूं। भाई 4 लोग आप मिलकर एक बिजनेस करते हो, आप 4 लोगों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आपके बिजनेस में लॉस चला जाता है, तो आप अपने बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए बिजनेस की जितनी भी असेट्स है उन सभी को सेल कर देते हो। फर्म की सारी असेट को बेचने के बाद भी अगर कर्जा ना चुके तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की प्राइवेट जो असेट्स थी, घर, उनके अदर बिजनेस प्रॉपर्टीज, उनको बेचकर भी आपको पार्टनरशिप का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो यहां पर लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, राइट। तो ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हर साझेदार की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इट मींस दैट इफ द फर्म्स असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर की पर्सनल असेट्स का यूज किया जाएगा, राइट। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स में बी यूज टू सेटल द फर्म्स ऑब्लिगेशन, फर्म के ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्जों को चुकाने के लिए पार्टनर की प्राइवेट असेट का भी यूज किया जाएगा, राइट। सो सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि वैलिड और लॉफुल हो। पार्टनर्स मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। बिजनेस में जो पार्टनर्स है उन वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो। फर्म का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो और फर्म में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है। एमपी बोर्ड आपको इसको 2 नंबर में पूछता है। देखो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेरी जो क्लास है कंप्लीटली एमपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मैं कंप्लीटली एमपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, बट अदर बोर्ड के स्टूडेंट भी अगर इसको देख रहे हैं और अगर टॉपिक उनके मैच कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, है ना। बट मेरा जो उद्देश्य है वो 100% एमपी बोर्ड को टारगेट करते हुए पढ़ाने का है और मैं पढ़ाने का तरीका भी वैसे ही रख रहा हूं, क्लियर है। क्वेश्चन भी मैंने एमपी बोर्ड को ध्यान में रख के बनाए, आंसर भी मैंने उसी हिसाब से लिखा, वर्ड लिमिट भी बिल्कुल वैसी रखी और विश्वास मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे अलग कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं 100% पढ़ा रहा हूं आपको। कोई इंपॉर्टेंट चीजें तो करा नहीं रहा हूं, 100% पूरा पढ़ा रहा हूं, पूरा सिलेबस, तो पेपर तो सिलेबस से बनना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड को समझने से पहले मैं आपको ऑलरेडी एक लाइन बताया था मैंने आपको कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर आपस में कुछ बिजनेस को देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो पार्टनर एग्री करते हैं बस उसी को हम क्या बोल देंगे, एग्रीमेंट। कुल मिलाकर टर्म्स एंड कंडीशंस है ये एक प्रकार की, राइट। तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। ये जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट 2 प्रकार का होता है, ये ओरल हो सकता है और रिटर्न हो सकता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लियर है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट
होना कंपलसरी है। ये एग्रीमेंट दो प्रकार का होता है, ओरल या रिटन। पार्टनरशिप का जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट अगर रिटन है तो उस रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। तो भाई क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिएगा पार्टनर्स ने क्या करा, बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, उस बिजनेस को चलाने से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर एक पेपर पर लिख लिए, राइट। टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुल मिलाकर ये एक प्रकार का रूल बुक है एक पार्टनरशिप फर्मों को चलाने से रिलेटेड, राइट। कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कौन बिजनेस में काम करेगा, किसके क्या राइट्स होंगे, किसके क्या है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, न्यू पार्टनर को ऐड करना है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, किसी पार्टनर को अगर फर्म से रिटायरमेंट लेना है तो वो पार्टनर फर्म से कैसे रिटायरमेंट ले सकता है, अगर हमें सिचुएशन बनती है फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की तो उसे कैसे किया जाएगा, गुडविल कैसे वैल्यू की का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो ऐसी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक पेपर पर लिख दिया जाता है और सारे पार्टनर्स इस अग्रीमेंट्स पर, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं और वो यहां अपना सिग्नेचर करके इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो रिटर्न, ये जो डॉक्यूमेंट है, समझना, ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर पार्टनर्स ने बिजनेस को चलाने से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, राइट, बस इस ना रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, राइट। ये जो कागज है जिसके ऊपर पार्टनर्स ने बिजनेस को चलाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, यही पार्टनरशिप डीड है, राइट। ये पेपर ही, ये डॉक्यूमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है। सो आंसर कितना लिखना है, 2 नंबर का आंसर आएगा, ज्यादा आपको कंटेंट लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखो, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। तो पहली लाइन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट है उस रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। बस ये मेन लाइन आपको याद रखनी, यही कंसेप्ट इसका। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में रिटन एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इट इज दैट डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो पार्टनरशिप वह डॉक्यूमेंट है ऑफ अ फर्म, एक फर्म का, विच लेज डाउन द रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को चलाने से संबंधित रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, राइट। पढ़े आगे नेक्स्ट। इसमें इट क्लियरली डिफाइंस द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ये जो पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनको मेंशन किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दो पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी yet helps to avoid future dispute। एक क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में आ चुका है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। सो सी यहां पर लिखा हुआ कि भाई पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड, देखो एक बार फिर से समझना, पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है? एग्रीमेंट से। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती, राइट। ये एग्रीमेंट कितने प्रकार का होगा? 2, ओरल या रिटन। अगर आपने एग्रीमेंट किया है रिटन में तो इस रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब समझना, आप चाहो तो अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं ना बनाओ, मतलब अगर आप चाहो तो एग्रीमेंट रिटन ना करो, उसको ओरल भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप है ना, रिटन जो एग्रीमेंट है उसे बनाना कंपलसरी नहीं होता, यह आपकी वॉल्यूंटरी होता है, मतलब आपके लिए स्वैच्छिक होता है। अगर आप पार्टनर्स चाहते हैं तो ही एग्रीमेंट बना सकते हैं, पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। बट जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ये कहती है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं, तो हमें पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए। ये एक सजेशन है, कंपल्सन नहीं है। हमें पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए ताकि हम बिजनेस से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस डॉक्यूमेंट पर लिख दें। कल को अगर बिजनेस चलाने में या बिजनेस से रिलेटेड कोई इश्यूज होता है तो हम उस इश्यूज को बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं ना। तो फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर डिस्प्यूट को
डील करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है ना। जब पार्टनरशिप कर रहे हो, जैसे समझना, जैसे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर? अगर इन्होंने एग्रीमेंट ओरल किया है, राइट, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, राइट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लागू होंगे, है ना। अब अगर एग्रीमेंट रिटर्न है, राइट, यानी कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो वहां पर पार्टनरशिप डीड काम करेगी, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले कि अगर मान लो इन दोनों पार्टनर्स ने ओरल अग्रीमेंट किया है, इट मींस कि इन दोनों के पास में किसी प्रकार का पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। और 1932 में, ठीक है, कौन कौन से रूल्स है वो अपन देख लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं दो, ठीक है। पहला है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अकाउंटिंग में कौन कौन से रूल लागू होते हैं। अच्छा, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। बहुत सिंपल सा है, यहां पर जब भी हम बात करेंगे कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहां आपको याद रखना है, यहां पर रूल्स जो होंगे दो टाइप के होंगे। एक होगा जनरल रूल्स, सामान्य नियम, और एक होगा अकाउंटिंग रूल्स, राइट। ये आपको मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, बट ये आपको अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। यानी कि ये वाले रूल्स तो आपको ओरली पता होने ही चाहिए। ये अगर आपको पता नहीं होंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से जनरल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। देखो, अगर पार्टनर्स के पास में किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो भी पार्टनर्स के पास इस बात का अधिकार होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं, बिजनेस को कंप्लीट वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हर पार्टनर के पास बिजनेस ऑप में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। दूसरा रूल, यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। रूल नंबर 2, जनरल रूल नंबर 2, यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरल रूल्स की। जनरल रूल नंबर 2 ये है कि फर्म की जो असेट्स हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, क्लियर, या किसी प्रकार के व्हीकल्स हो, फर्म की जितनी भी असेट होगी, फर्म की असेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए किया जाएगा। इट मींस कि फर्म की किसी भी असेट का इस्तेमाल कोई भी पार्टनर अपने निजी उपयोग के लिए नहीं कर सकता, राइट। फर्म की असेट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज से की जाएगी, पार्टनर के पर्सनल यूज के लिए नहीं की जा सकती। तीसरी बात करें, प्राइवेट प्रॉफिट्स। प्राइवेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। मान लीजिएगा कोई पार्टनर है और किसी पार्टनर ने फर्म की असेट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाया है। जैसे हमारा आप 4 लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, 4 में से किसी एक, आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक बिल्डिंग है और किसी एक पार्टनर ने उस बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया और रेंट उससे अर्न किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पार्टनर है जिसने रेंट अर्न किया है, वो एक्चुअली रेंट अर्न किया है फर्म की असेट का इस्तेमाल करके। तो उस रेंट को, उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तीसरी बात हो गई। चौथी बात की बात करें, राइट ऑफ कंपनसेशन। राइट ऑफ कंपनसेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टनर फर्म की तरफ से किसी प्रकार का पेमेंट करता है, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को पार्टनर ने अपनी अपने पर्सनल अकाउंट से 10,000 12,000 का पेमेंट कर दिया, तो जिस पार्टनर ने पेमेंट किया है उसके पास अधिकार है कि वो 10,000 रुपये फर्म से ले सकता है, क्योंकि यहां पर पार्टनर पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, राइट। तो कितने रूल हो गए? 4। पहला क्या कि भाई पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, फर्म की असेट का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस पर्पज से किया जाएगा, कोई पर्सनल यूज नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनली फर्म की असेट का यूज करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, तो उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर अगर फर्म की तरफ से कोई पेमेंट करता है, तो उस
पार्टनर के पास अधिकार होता है कि उसे वह पेमेंट रीपे की जाए। अगली बात करें, एंड द लास्ट वन इज लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। अगर कोई पार्टनर या किसी पार्टनर की वजह से बिजनेस को लॉस होता है तो फर्म यहां पर क्या करती है, पार्टनर से पैसा लेती है, राइट। टोटल 5 नियम इधर हमने पढ़े। अब यहां पर बात आती है जो कि मोस्ट आईएमपी, समझ लीजिएगा इसको तो आप, राइट। ये आपके लिए थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा, और न्यूमेरिकल तो इसके बिना बनना ही नहीं है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 नियम कंप्लीटली समझ लीजिए, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। भाई अगर हम बात करें इन दो पार्टनर्स की, ए एंड बी की, इन दोनों ने बिजनेस किया पार्टनरशिप में, बट इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। इट मीन्स कि इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है। तो हम बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अकाउंटिंग से रिलेटेड 5 नियम दिए हैं, राइट। नंबर 1, अगर पार्टनर के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटा जाएगा। जैसे अगर फर्मों को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इस एक में को 50,000 और बाकी का 50,000 बी को मिलेगा, राइट। अगर 4 लाख का प्रॉफिट होता है तो इन दोनों को 2-2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना मांग रहा है, ये कितना मांग रहा है, बस अगर हमें पता है कि भाई इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम पार्टनर्स को बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, राइट। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म की 6% पर एनम, यानी कि मान लीजिएगा ये पार्टनर है ए, ये है बी। क्लियर है, ए ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो कहलाएगी कैपिटल। ए ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दिया है, राइट। ए ने फर्म को लोन दिया है, बट ए ने जो भी लोन दिया था, उदाहरण के रूप में ए ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, लेकिन जब ए ने फर्मों को लोन दिया तो उस 1 लाख रुपए की इनके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तय नहीं हुआ था कि भाई 1 लाख पर कितना प्रतिशत ब्याज ए को मिलेगा। क्योंकि यहां पर देखो एक और चीज, हाँ मैं आपको बहुत पहले बता दूं, 11th में तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, चाहे वो पार्टनर हो या सोल ट्रेडर हो, मतलब जितने भी ऑनर्स होते हैं वो अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है। अगर इस ऑनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस इस ऑनर को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा इसके द्वारा दिए गए लोन पर। अब अगर पार्टनरशिप में डीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स को 6% से क्या मिलेगा, 6% से ब्याज दिया जाएगा, राइट। और अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है उसी हिसाब से ए को 1 लाख पर ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ए को ए के द्वारा दिए गए लोन पर 6% का ब्याज मिलेगा। बस इतना ही समझना है आपको। जब भी बात आती है कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अकाउंटिंग कैसे करें, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ 2 चीज याद रखना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट बटेगा बराबर, पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन पर 6% की दर से ब्याज मिलेगा पार्टनर को। इसके अलावा ना तो पार्टनर को कुछ दिया जाएगा ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा एक्सेप्ट प्रॉफिट। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के द्वारा जो भी ड्राइंग्स हुई है, राइट, उस ड्राइंग्स पर हम पार्टनर से कोई ब्याज नहीं लेंगे और ना ही हम पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल पर पार्टनर को ब्याज पे करेंगे। और अगर पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है, डेली आ रहा है ना, डेली बेसिस पर काम कर रहा है, भले ही वो काम कर रहा हो, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर को ना तो हम सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे और ना ही किसी अन्य प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे किया जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में आपको कितने रूल याद रखने हैं, 5। नंबर 1 रिपीट कीजिएगा, पार्टनर को प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल, पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन पर ब्याज 6%, इसके अलावा ना तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा और ना ही पार्टनर को कैपिटल पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही पार्टनर को किसी प्रकार की सैलरी या किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जाएगा। ये रूल आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली है,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई पार्टनर्स जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट बनाना नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये 5 रूल काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गिव एनी टू रीजंस हैविंग पार्टनरशिप डीड और राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट। चलिए, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली 2 या 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आता है तो भी आप लिख दोगे, 3 नंबर में आता है तो भी लिख दोगे, मैं तो कहता हूँ 4 नंबर में भी आता है तो भी आप लिख दोगे, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस को यहाँ पर है ना कंप्लीटली जस्टिफाई किया है कि कम से कम लिखें आप तो 4 नंबर में भी आए तो आपको नंबर पूरे मिल जाए। सवाल है कि भाई अगर आप पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड हमें बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स ने रिटर्न में एग्रीमेंट किया है, पार्टनर्स ने टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है, तो उसका पहला बेनिफिट यह है कि इट क्लियरली मेंशंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में किस पार्टनर के क्या अधिकार होंगे, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसके क्या अधिकार होंगे, इन सारी चीजों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट। तो दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। मतभेद मतलब कि जब 2 लोगों की जो ओपिनियंस है वो एक दूसरे से अलग हो। दूसरा बेनिफिट, दी डिड सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है। अगर पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि कोई विवाद वगैरह हो जाए, क्लियर, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनरशिप डीड है वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश की जा सकती है। भाई मान लीजिएगा ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, ठीक है। अब ए और बी एक फर्म के पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, राइट। ये पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे। बट प्रॉफिट के एंड में या साल के एंड में बी कहता है कि भाई प्रॉफिट अब ऐसा नहीं बटेगा, मैं प्रॉफिट के 2 हिस्से लूंगा, राइट। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 में से 1 हिस्सा ए तू रख ले, बाकी के 2 हिस्से मैं रखूंगा। अगर मान लो 90,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 90,000 में है ना बी के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए बी रखेगा और 30,000 रुपए ए रखेगा। बट ना पार्टनरशिप डीड में तो लिखा था कि भाई प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, यानी कि 45,000 ए को और 45,000 बी को। तो ऐसी सिचुएशन में ए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट में जो पार्टनरशिप डीड है उसे एक एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तीसरी बात करते हैं क्यों पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटा जाएगा, जैसा कि यहां पर अपन ने देखा पार्टनरशिप डीड में लिखा कि भाई प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा, 1:2 के रेशियो में बटेगा, 30% ए को मिलेगा, 70% बी को मिलेगा, किस रेशियो में बटेगा, किस परसेंटेज में बटेगा और कैसे बटेगा, उसके मेथड्स, राइट, और उसका रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। जिससे क्या फायदा है, इट प्रिवेंट कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है, हमें पता है, हम ऑलरेडी तय करके चल रहे हैं बिजनेस में कि कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा। अगला और आखिरी बात, पार्टनरशिप डीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने से संबंधित रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, राइट। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो मतलब आपकी फर्म को चलाने से रिलेटेड आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से लिख के रखी है। तो इसका क्या फायदा होगा, इससे आपको फायदा होगा कि अगर कोई एक पार्टनर को, आपको नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करना हो, या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हो, या किसी फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्लियर कैसे काम करना है, कैसे अकाउंटिंग करना है, और अगर फर्मों को डिसॉल्व यानी कि बंद करना है, बिजनेस क्लोज करना है, तो बिजनेस कैसे क्लोज करना है, कौन सी मेथड को चूज करना है, इन सारी चीजों का हमें पहले से ज्ञान होता है, बिकॉज ये पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी होती है, राइट। तो यहां हमने 4 कारण पढ़े, हालांकि क्वेश्चन में तो 2 ही पूछे थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु मे बी अ पार्टनर इन अ फर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता हूं, मैं एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाहता हूं तो मेरा पार्टनर कौन हो सकता है, यानी कि मेरी फर्म में, मेरे बिजनेस में पार्टनर कौन बन सकता है।
तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म है ना, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर, कोई भी आपका फर्म में पार्टनर बन सकता है अगर वो 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। नंबर 1, जिसे भी आप पार्टनर बना रहे हो वो मिनिमम 18 एज का होना चाहिए, यानी कि उसकी उम्र 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी एज क्राइटेरिया देखा जाता है। पार्टनर्स बनाने से पहले ये देखें कि उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी वो है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब कि वो नॉर्मल हो, एबनॉर्मल ना हो, लुनाटिक ना हो, मतलब पागल वगैरह ना हो, राइट। तो कुल मिलाकर एक सामान्य जो बुद्धि वाला व्यक्ति है उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। किसी पागल के साथ ना, अगर आपने एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट को लीगल या वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। तीसरा, लीगली क्वालिफाइड। लीगली क्वालिफाइड क्लियर है। लीगली क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि भाई किसी भी कोर्ट है ना के द्वारा उस व्यक्ति को पार्टनर्स बनने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, राइट। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्लियर है। न्यूमेरिकल इसी से बनने वाले हैं इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर की मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में टोटल 5 चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इस पहले चैप्टर की न्यूमेरिकल की अगर बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो इसमें 2 ही प्रकार के आपको 2 ही अकाउंट आपको बनाने हैं। पहला आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनाना है कैपिटल अकाउंट। ये दोनों मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप समझना क्या होता है कि भाई ये 2 लोग हैं, है ना, बिल्कुल कंसेप्चुअली समझना। ये 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी, राइट। ड्राइंग मत देखना, ड्राइंग तो बहुत गंदी है मेरी। भाई 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चलाया। बिजनेस के एंड में, राइट, साल के एंड में इन दोनों को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, राइट। अब हमें क्या करना है, इस 2 लाख के प्रॉफिट को ए और बी में बांटना है। सिंपल। भाई जब भी अगर आप मान लीजिएगा मिलकर बिजनेस करते हो तो बिजनेस क्यों करते हो, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। प्रॉफिट कमा लिया, सारी इनकम में से खर्चे को माइनस कर दिया। वो तो हम सीख ही चुके हैं। 11th क्लास में आपने बिल्कुल बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस टाइप से बनाया होगा आपने, क्लियर है, जिसमें आपने एक तरफ क्या लिखा था, इनकम, यानी कि क्रेडिट साइड आपने लिखी थी इनकम, राइट, और डेबिट साइड आपने लिखे थे सारे खर्चे। तो इनकम में से खर्चे काटने के बाद जो बचा था वो आपका क्या है, प्रॉफिट। तो भाई आपने 11th में सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने निकाला नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। क्या करना है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, समझना, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा है ना एप्रोप्रिएशन, इस एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसे क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वह अकाउंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। का फॉर्मेट बिल्कुल वैसे होता है जैसा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाया था, क्लियर है। तो यहां पर हम यहां पर डालेंगे हेडिंग, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जो वर्ड लिखा है ना एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब होता है बांटना। और यहां पर हम लिखेंगे वो डेट जिस डेट को हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लीजिएगा हम अकाउंट बना रहे हैं 2026 में। अब हर अकाउंट की तरह इसमें 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अभी मैं बेसिक्स बताऊंगा, अगली क्लास में मैं कंप्लीटली इसको कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली, है ना, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी इतना समझ लीजिएगा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ये अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्लियर, इसकी नेचर क्या होती है। तो कुछ इस टाइप से बनता है। पहला जो कॉलम आता है यहाँ पर, ये बनेगा पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स के बाद अगला यहाँ पर आ जाता है अमाउंट का कॉलम, फिर वापस से आ जाएगा पार्टिकुलर्स का, फिर यहाँ आ जाएगा
अमाउंट का कॉलम, राइट। एक होगी डेबिट साइड और एक होगी क्रेडिट साइड। यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्यों बनाया जाता है तो समझना क्लियर है। यह बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच। दूसरी बात इसकी अगर हम बात करें तो ये कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, राइट। ये सारी बातें, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिएगा आप कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के बाद अगर बात करें तो ये एक एक्सटेंशन है। ये क्या है? एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट नेचर का अकाउंट होता है। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पार्टनर्स के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसे बांटने के लिए। बात करते हैं अगले एक लास्ट क्वेश्चन की कि प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने पढ़ा था, है ना, 11वीं में, और इस साल हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पता करने के लिए बनाया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उस जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उद्देश्य की बात करें, पर्पस की बात करें, तो ये वाला अकाउंट आपके बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को बताने के लिए, मतलब आपने साल भर बिजनेस किया, पैसा आया, पैसा गया, इनकम हुई, खर्चे हुए, साल के एंड में क्या बचा, प्रॉफिट या लॉस, उसे बताने के लिए बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो पर्पस होता है वह सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रॉफिट हो या लॉस है उसे पार्टनर्स में बांट देना उनके एग्रीमेंट के हिसाब से। बात करें सीक्वेंस की, तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पता करेंगे, फिर उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटेंगे। यानी कि पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइटम की बात करें कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है, तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन ने 11वीं में पढ़ा है, दो साइड होती है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो देखो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं या इनडायरेक्ट इनकम हैं उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या प्रॉफिट या लॉस के शेयर को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कंप्लीटली इसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आप कितना भी बेहतर पढ़ लो, बिना रिवीजन के तो कंसेप्ट क्लियर होना ही नहीं है, राइट। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको लगा कि मेरी मेहनत थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस साल से मैं आपको पूरा अकाउंट स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लास की तरह, स्कूल्स की तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एकदम फ्री। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एकदम फ्री है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।